हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पवित्र बाग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीट बायोलॉजी। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने लास्ट सेशन में सेल के इंट्रोडक्टरी पार्ट एज वेल एज उसका सेल थ्योरी कर लिए थे। कौन कौन से साइंटिस्ट क्या सेल थ्योरी के बारे में बताए थे, क्या मॉडिफिकेशन था, क्या लिमिटेशन था, सब कुछ पढ़ चुके हैं। ओके, ये सेशन में हम लोग करने वाले हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, जो आप बात करते हो एनिमल सेल, प्लांट सेल, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करने वाले हैं आज। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। मैं अगर आप लोगों को बोलूं सेल कितने तरह का होता है, ब्रॉडली अगर सेल कितने तरह का है बोला जाए तो सेल आपका दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, ये बात करेंगे हम लोग। बच्चों आप लोग एक स्ट्रक्चर का नाम जानते होंगे जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, आप लोग न्यूक्लियस के नाम तो सुने ही होंगे ना। देखो न्यूक्लियस जो होता है बच्चों कुछ इस तरह से होता है। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। सपोज दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक कवरिंग होता है, उस कवरिंग को बच्चों हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम उसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे बच्चों। ओके, अब देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट रहा तो हम उसको बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलेंगे। अगर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहा तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दैट इज फॉल्स न्यूक्लियस बोल सकते हैं, और यू कैन से नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और यू कैन से नॉट ट्रू न्यूक्लियस। ओके, तो यही डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में। प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, राइट। मैं लिख दूं यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। देखो क्रॉस किया मतलब एब्सेंट। ओके, यूकैरियोटिक में क्या होता है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी 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 सॉरी, क्या प्रेजेंट होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ओके, आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का एक चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है। वहां पे किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, RH व्हिटेकर ने दिया होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस में जो प्रोकैरियोटिक आते हैं बच्चों, किंगडम मोनेरा में आते हैं। कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं। ओके, जितना भी दुनिया में प्रोकैरियोटिक है सारा का सारा प्रोकैरियोटिक किसमें आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं। ओके, अगर उन्हीं के क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो यूकैरियोटिक सिस्टम है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है 4 किंगडम में आते हैं। अगर मैं बात करूं किंगडम का नाम तो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, सारा का सारा प्रोटिस्ट यहाँ पे आते हैं, और प्रोटिस्टा सब कुछ आपका यूकैरियोटिक है। उसके साथ क्या आएंगे? फंजाई आते हैं बच्चों, ठीक है, फंजाई, और यू कैन से फंगी ऑल्सो। फिर क्या आते हैं? प्लांटे। सारा का सारा दुनिया में जितने भी प्लांट्स है सारा का सारा किंगडम प्लांटे में आएंगे, और सारा का सारा यूकैरियोट्स है, ठीक है। उसके साथ आते हैं एनिमलिया। दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं सब आते हैं एनिमलिया किंगडम में। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बच्चों। दिस इज योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय RH व्हिटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। किसने दिया था बच्चों? ये नाम याद रखना है, गिवन बाय RH व्हिटेकर। किसने दिया था? RH व्हिटेकर ने। ओके, सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय RH व्हिटेकर। उसमें से आपका 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। उसमें से मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया ये सब आपका यूकैरियोटिक सेल कंस्टिट्यूट करते हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब देखो बच्चों जो प्लांट सेल है, ठीक है, ओवरव्यू कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ओवरव्यू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चीजें यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। जो आपका प्लांट सेल है बच्चों, प्लांट सेल किसने, मतलब प्लांट सेल की एक बेसिक फीचर होता है अदर सेल के हिसाब से। प्लांट और एनिमल सेल के बीच में अगर आप लोग बात करोगे तो वहां पे एक बेसिक फीचर होता है, प्लांट सेल के चारों तरफ आउटर कवरिंग, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वहां पे आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है आउटर कवरिंग के हिसाब से, और सेल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन, आपका जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन फाउंड इनर साइड ऑफ सेल वॉल के इनर साइड में होता है। बट अगर हम एनिमल सेल का बात करें
बच्चों अगर हम एनिमल सेल का बात करें तो एनिमल सेल में बच्चों ये जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल बच्चों प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सेल वॉल यहाँ पे आपका प्लांट का था आउटर मोस्ट लेयर था प्लांट में आपका सेल वॉल। बट एनिमल सेल में अगर सेल वॉल नहीं है तो आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। ठीक है, ऐसे लिख दूं, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, राइट। देखो मैं इसको कैसे याद करता हूं, एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग को, नाम को, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे याद करोगे। आइदर आप सीएम बोल सकते हो, चीफ मिनिस्टर, या आप बोल सकते हो पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सीएम और पीएम बोल सकते हो। ओके, ये तो समझ में आ गया प्लांट सेल एनिमल सेल में। ओके, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियस का बात बताया था। ओके, देखो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्या चीजें होता है, सब कुछ मैं अभी बताऊंगा। देखो बच्चों, अगर मैं इंडिविजुअली एक सिंपली बनाऊं एक स्ट्रक्चर, तो एक ऐसा सीडी जैसे स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम बच्चों बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं बच्चों, डीएनए। ये बात तो आप जानते ही होंगे बच्चों। डीएनए बच्चों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसे डबल हेलिकल, मतलब ऐसे हेलिकल, ऐसे घुमा हुआ, घूमते घूमते रहता है। ठीक है, कॉयल होके रहता है। इस तरह से मैं अगर घुमा दूं इनको, तो ठीक है, इस तरह से घुमा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे घुमा रहा। ओके, तो ये जब डीएनए घूमता रहता है, ये ना एक प्रोटीन के ऊपर चिपकता है। एक प्रोटीन के ऊपर ऐसे चिपकता है। ठीक है, एक प्रोटीन के ऊपर चिपकता है। तो ये जो प्रोटीन है बच्चों, इस प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए चिपक रहा है, इस प्रोटीन को बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको हम, हिस्टोन प्रोटीन। ओके, ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब डीएनए जुड़ता है, हिस्टोन प्लस डीएनए जब जुड़ते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या हो गया, अभी न्यूक्लियोसोम का मतलब हो गया डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको याद रखो, न्यूक्लियोसोम इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन। ओके, अब देखो प्रोटीन के साथ लिपटा हुआ है डीएनए, आपका कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। तो अभी ना आपका जो डीएनए और ऐसे कॉइल होगा, और बहुत जोर से कॉइल होगा, कंडेंस कॉइलिंग होगा ऐसे, और उसके साथ साथ ये प्रोटीन भी उसके साथ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हिस्टोन भी है। देखो इतना कॉयल है। ये आपको किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो लड़कियां पोनीटेल बनाते हैं ना, पोनीटेल, जो कि मतलब एक स्ट्रिंग है, वहां पे बीड लगा होता है, ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, पोनीटेल गर्ल्स हिलाते हैं ना, इस तरह से। ओके, तो ये एक पोनीटेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम बीडेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, बीडेड स्ट्रक्चर। ओके, इन बीडेड स्ट्रक्चर को हम बायोलॉजी में एक सुंदर सा नाम देते हैं, जिसका नाम है क्रोमाटिन। क्रोमाटिन, क्या बोलेंगे, क्रोमाटिन, राइट। ये क्रोमाटिन फिर से और कंडेंस्ड कॉइल होके, और बहुत ज्यादा कंडेंस्ड कॉइल होके, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके, पूरा कंडेंस्ड कॉइल होके ऐसे 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 पूरा कॉइल होके 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 इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर, जिसको हम इस तरह से बना देंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोजोम। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमोजोम। तो आपका डीएनए ही आपका क्रोमोजोम बन रहा है। कैसे बन रहा है, ऐसे कॉइल होके कॉइल होके। ओके, अब देखो ये क्रोमोजोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, क्रोमोजोम आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोजोम आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो ये आपका न्यूक्लियस है, क्या है ये, दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहा, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहा, तो इसको हम ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे। और ट्रू न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, राइट। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैं एक सेल भी बना देता हूँ छोटा सा। ठीक है, इस तरह से सेल बना देते हैं, जो कि आपका सेल, दिस इज सेल। ओके, समझ में आ गया। ये मैंने बताया आप लोगों को डीएनए
न्यूक्लियोजोम बताया, क्रोमाटिन बताया, क्रोमोजोम बताया, क्रोमोजोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो बताया, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक कवरिंग होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और सेल का आउटर कवरिंग, अगर ये एनिमल सेल है तो आउटर कवरिंग को बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट सेल होता है तो आउटर कवरिंग क्या होता है? सेल वॉल होता है। राइट, ओके, समझ में आ गया? ओके बच्चों, यूकेरियोटिक सेल हो, मैं अगर बात करूं यूकेरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का बात करूं, तो इन दोनों में एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, इन दोनों में एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म है क्या? मान लो कोई भी सेल है, ये यूकेरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, सेल का अंदर में जो ये खाली स्पेस दिख रहा है ना बच्चों, इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब देखो इस साइटोप्लाज्म का इतना महत्व क्यों है? साइटोप्लाज्म जो होता है बच्चों, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। क्या मतलब है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स? इसमें वाटर कंपोनेंट ज्यादा होता है, उसके साथ साथ वाटर कंपोनेंट के साथ साथ यहाँ पे और कुछ कंपोनेंट जैसे केमिकल्स, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, बहुत सारी चीजें पड़ा होता है, तो सेमी फ्लूइड इन नेचर है। साइटोप्लाज्म आपका एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जहां पे बच्चों अगर साइटोप्लाज्म का बात कर दिया जाए, मान लो आपका एक सेल, ठीक है, मान लो आपका सेल जितना भी वेट होगा, जितना भी वॉल्यूम होगा, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम वाज ऑक्युपाइज बाय द साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म क्या करता है बच्चों? ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ ए सेल, एक सेल का वॉल्यूम को ये ऑक्युपाई करेगा। ओके, देखो प्लांट हो या एनिमल सेल हो, प्लांट हो या एनिमल सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, मेन जगह देखो हमारे सेल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता रहता है, बहुत सारे वाइटल एक्टिविटी होता रहता है, तो मेन एक्टिविटी और मेन अरेना और यू कैन से मेन लोकेशन, ठीक है, मेन अरेना मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मेन अरेना ऑफ सेल एक्टिविटी, सेल का जितने भी एक्टिविटी होता है, मेन अरेना क्या है बच्चों? दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एक्टिविटी होता है, तो मैक्सिमम बहुत सारे क्या, सारा का सारा चीजें ही आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ द सेल एक्टिविटी। अरेना मतलब लोकेशन या यू कैन से साइट। राइट, ओके, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता रहता है, फॉर किसके लिए? सेल को जिंदा रखने के लिए। बच्चों ये याद रखना, सेल को जिंदा रखने के लिए कहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है? दैट इज इन द साइटोप्लाज्म। तो लिख देता हूं मैं, देयर आर वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट, मतलब साइटोप्लाज्म में, टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट, सेल को अगर हम लिविंग स्टेट में रखना चाहेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। समझ में आ गया? ओके, चलो और चीजें बताता हूं, एक मिनट, ये सारी चीजों को मैं क्या करता हूं? इरेज करता हूं। लुक देखो, मैं अगर यूकेरियोटिक सेल के बात करूं, यूकेरियोटिक सेल का अगर बात करूं, तो यूकेरियोटिक सेल में बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था, ठीक उसी तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है? मान लो कोई भी ऑर्गेनेल है ये, तो इसके चारों तरफ एक कवरिंग होगा या एक मेम्ब्रेन होगा, तो इस तरह का ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं वो थोड़ा बात कर लेते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे होते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, लाइसोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। बट प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में
आपके लिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। बट बच्चों दोनों में एक सिमिलैरिटीज है। आपके यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो होते हैं, बट यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ओके, क्या है उसका नाम अगर मैं लिखूं? दैट इज राइबोसोम, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। यहाँ पे भी आपका प्रोकैरियोटिक में भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और उसका नाम है राइबोसोम। ओनली राइबोसोम प्रेजेंट होता है नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल के हिसाब से, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के हिसाब से। यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। और ये जो सेंट्रियोल है बच्चों, ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया, बहुत सारी चीजें हमने बात कर दिया सेंट्रियोल सॉरी यूकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और ओवरव्यू देख रहे हैं। और कुछ चीजें बाकी है जो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, लिसन, एक बात करते हैं राइबोसोम का। मैंने अभी राइबोसोम का बात बता दिया। राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये कहाँ पे मिलता है? बोथ फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बच्चों, राइट। और क्या है? प्रेजेंट इन टू ऑर्गेनेल। ओके, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है मैं बताता हूं। प्रेजेंट इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है। ठीक है, ये बातें सब ना बच्चों याद रखना होगा। और ये प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ, आप लोग ये तो जानते होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में प्रेजेंट होता है, जिसके लिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है सरफेस में, जिसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इतना बात समझ में आ गया? ओके, और मैं बात करूंगा यहाँ पे सेंट्रोजोम के बारे में। किसके बारे में बच्चों? सेंट्रोजोम, राइट। और एक चीज, आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम मेड अप ऑफ सेंट्रियोल, मेड ऑफ सेंट्रियोल। बच्चों सेंट्रियोल से ये बना होता है। ठीक है, देखो बच्चों, मैं जितना भी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके बारे में मैं आगे जाकर बहुत डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बस ओवरव्यू कर रहे हैं, तो नाम वगैरह मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, ये चीज से बना होता है, वो चीज से बना होता है। लेकिन हम आगे जाकर बच्चों इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सेंट्रियोल होता क्या है, सेंट्रियोल किस चीज से बनता है, कैसे बना है, सब कुछ, क्या फंक्शन है, क्या रोल है सेंट्रोजोम का, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, ये सेंट्रियोल से बना है और ये मेम्ब्रेन बाउंड है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है? सेंट्रियोल आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रोजोम भी आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा। सो सेंट्रोजोम इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ओके, दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ओके, अब देखो, ये कहां पे मिलता है? फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है ये, बट नॉट प्रेजेंट इन, नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। आपका बैक्टीरिया में भी नहीं मिलता है बच्चों, बैक्टीरिया में भी नहीं मिलता है। इसका मेन रोल क्या है, किस चीज में ये हेल्प करता है? हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन प्रोसेस में ये हेल्प करता है। सेल डिवीजन क्या है बच्चों? एक सेल को दो सेल में डिवाइड करना, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन बोलेंगे। ओके, तो ये था
ओवरव्यू ऑफ सेल बच्चों, और थोड़ा बहुत डेटाबेस चीजें हैं मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, देखो हम पढ़ेंगे सेल पढ़ेंगे और उनका साइज पढ़ेंगे, कौन सा सेल कितना साइज होता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे बच्चों। माइकोप्लाज्मा एक सेल होता है जो कि आपका सिंगल स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ये एक बैक्टीरिया है बच्चों जिसको पीपीएलओ भी बोला जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है मैं बता देता हूँ। पीपीएलओ का मतलब है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का फुल फॉर्म। ओके, देखो ये अपना शेप वगैरह चेंज कर सकता है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जिसका साइज है बच्चों 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ओके, बैक्टीरिया का क्या साइज है? बैक्टीरिया का साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ओके, ह्यूमन आरबीसी का क्या साइज है? दैट इज 7.0 माइक्रोमीटर। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, देखो ये सिंगल सेल है सब, ठीक है, ये सिंगल सेल है। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच कितना होता है? 6 इंच और 15 सेंटीमीटर। ओके, नर्व सेल का क्या साइज होता है? दैट इज द लार्जेस्ट सेल। हालांकि इसका पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है बट दिस इज द लार्जेस्ट सेल। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब देखेंगे बच्चों सेल एंड उनका शेप कैसे दिखता है। आरबीसी का बात करें, रेड ब्लड सेल बच्चों आपको राउंड दिखेगा और कभी कभी बाइकनकेव भी दिख जाएगा। बाइकनकेव मतलब इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है, राइट। व्हाइट ब्लड सेल मतलब डब्ल्यूबीसी, इसका शेप कैसे दिखेगा? एमोइबॉइड, मतलब देखो इस तरह का एमोइबॉइड, मतलब एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इसको हम इरेगुलर शेप भी बोल सकते हैं, इरेगुलर। ओके, कलमनार एपिथेलियल सेल मतलब कलम होगा, देखो यहाँ पे कलम है, ठीक है, ऐसे कलम जैसे, ठीक है, ऐसे कलम जैसे, ऐसे लंबा लंबा कलम जैसे एपिथेलियल सेल आपको दिख जाएगा, ठीक है। दिस इज द कलमनार एपिथेलियल सेल। इसका शेप क्या है? लंबा होता है एंड नेरो होता है, पतला होता है। नर्व सेल का शेप क्या है? जो ब्रांच एंड लॉन्ग है। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से आपका, सॉरी, इस तरह से आपका नर्व सेल होता है। तो यहाँ पे डेंड्राइट वगैरह ऐसे निकला होता है ऐसे, ठीक है, ये सेल बॉडी हो गया। तो ये जो नर्व सेल है थोड़ा सा देखोगे तो ब्रांच लगेगा और लंबा है ये, राइट। अब आते हैं एक ट्राकिड्स बच्चों एक प्लांट का सेल है, ठीक है, प्लांट का सेल है जो कि लंबा होता है, इलंगेटेड, इस तरह से इसका शेप होता है, तो इसको हम इलंगेटेड सेल बोलेंगे। मेजोफिल सेल बच्चों दैट इज फाउंड इन लीफ, जनरली ये लीव में मिलता है। अगर लीव का बात करूं तो ये अगर मान लो लीव है तो उसमें मेजोफिल सेल होता है, ऐसे गोल 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 सेल होता है। तो दिस इज राउंड और ओवल, ठीक है। ओके बच्चों, इतना है ओवरव्यू ऑफ सेल, इतना करके हम लोग क्लास खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।